कल के क्लास में जो देखे हम लोग भाषा के अंतिम इकाई, भाषा का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, उस पर हम लोग विचार किए थे। आज हम शब्द और उसके अर्थ के संबंध में जो थ्री फोल्ड लेवल्स ऑफ मीनिंग है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उस पर हम लोग डिस्कशन इस पर करेंगे, जारी रखेंगे। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों शब्द के थ्री फोल्ड अर्थ, किसी भी वाक्य के अर्थ, शब्द का अर्थ किस स्तर पर लगाते हैं। तो एक प्राइमरी मीनिंग हुआ, प्राइमरी सेंस कि किसी भी शब्द का वही अर्थ जो उसमें गिवन है, जो से डायरेक्ट उसका जो इम्प्लीकेशन, डायरेक्ट जो मीनिंग निकल रहा है, वो प्राइमरी, उसी को अभिधा कहते हैं। तो अभिधा में ये आते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। रूढ़ वह शब्द जिसका अर्थ परंपरा से प्रचलन में चला आ रहा है। कोई भी जैसे किताब, कॉपी, मकान इत्यादि, कोई भी शब्द जिसका कि अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, ये रूढ़ वाक्य है, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वह है जिसका कि अर्थ शब्द के अवयव के अर्थ पर निर्भर करता है। जैसे कुंभकार, कुंभ प्लस कार, कुंभ तो घड़ा के आकार, या कुंभ या बर्तन या पॉट को आकार देने वाला। तो ये दोनों अलग अलग अर्थ रखने वाले दो शब्द, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना यौगिक। ये सब तो आप लोग हिंदी व्याकरण में भी ये सब पढ़े होंगे, इसकी का यहाँ पर थोड़ा सा संदर्भ है। योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। योग रूढ़ में हो गया कि जिसका अर्थ समुदाय शक्ति तथा अवयव शक्ति दोनों पर निर्भर करता है। अब जैसे पंकज शब्द हुआ, तो पंकज में पंक प्लस ज, ये दोनों शब्द मिलाकर बना पंक, जिसका अर्थ है कीचड़, और ज का अर्थ है जन्म लेना, उत्पन्न होना। इन दोनों को मिलाकर तो, और ये दोनों, तो कीचड़ से जन्म लेने वाला, तो कीचड़ से जन्म लेने वाला का क्या अर्थ हुआ। इसके आगे फिर अर्थ उससे निकलता है कि कमल, जो उससे उत्पन्न होता है, जो इस अर्थ के आगे इसका लगाया जाता है कमल। तो ये यौगिक हुआ। फिर यौगिक रूढ़ चौथा प्रकार का होता है। यौगिक रूढ़ शब्द भी रूढ़ और यौगिक स्वरूपों का समन्वय है। इस शब्द का अर्थ योग रूढ़ शब्द की भांति अवयव शक्ति पर निर्भर नहीं करता है, मात्र परंपरा पर निर्भर करता है। जैसे अश्वगंधा, अश्व शब्द का अर्थ है घोड़ा, गंधा शब्द का अर्थ है गंध। तो अश्व और गंधा, ये दोनों अश्वगंधा शब्द के अवयव है, अंश है। तो अवयव शक्ति के आधारित होने से इस शब्द का अर्थ तो उस गंध से होगा जो घोड़ा के समान हो, परंतु परंपरा से इस शब्द का अर्थ औषधीय पौधे के रूप में माना जाता है। इसलिए इस शब्द का अर्थ समुदाय शक्ति पर निर्भर है, इसलिए रूढ़ और यौगिक दोनों कहा जाता है। तो ये यौगिक रूढ़ हो गया, यौगिक रूढ़ ये सारे शब्द। तो ये अभिधा जो प्राइमरी सेंस। लक्षणा, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होता है, प्राइमरी सेंस उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक नया अर्थ अभिव्यक्त किया जाए, तो उसे लक्षणा कहते हैं। तो लक्षणा के अंतर्गत क्या किया है, तो लक्षणा वह वृत्ति जो मुख्य अर्थ का बाध होने पर, मुख्य अर्थ का संबंध होने पर रूढ़ि अथवा किसी प्रयोजनवश अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है। ये स्वाभाविक न होकर आरोपित वृत्ति है। सेकेंडरी सेंस, अब यदि कहे कि गंगा में गांव है, तो गंगा के अंदर ही गांव तो है नहीं, गंगा के किनारे होगा, या गंगा के समान शीतलता, पवित्रता वहाँ पाया जाता है, इसलिए कहा जा रहा हो। यदि कहे कि यह किसी मनुष्य को कहे कि एक शेर है, तो शेर तो वो नहीं, लिटरली सच में उस शेर तो है नहीं, शेर का कोई गुण उसके अंतर्गत होगा। तो ये लक्षणा का उसमें कहा जाता है। अब लक्षणा को किस तरह से उसका वर्गीकरण करेंगे वो देखेंगे। 5 प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप प्रकार से। रूढ़ एवं प्रयोजनवती लक्षणा,
दूसरा है जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। तीसरा प्रकार से उसको क्लासिफिकेशन का प्रकार है गौणी एवं शुद्ध लक्षणा। चौथा है उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा। पांचवा है सारोपा एवं साध्य वासना लक्षणा। रूढ़ एवं प्रयोजनवती लक्षणा पहला को हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो रूढ़ लक्षणा जिसका प्रयोग प्रचलन में है, जैसे कुर्सी की बाँह, मेज का पाँव, सुई की आँख। तो अब ये इसका प्रचलन में अर्थ है, प्रचलित अर्थ की कुर्सी का बाँह, तो जैसे मनुष्य का बाँह होता है वैसे उसका तो कोई बाँह है नहीं, लेकिन उसका प्रचलित अर्थ है ये रूढ़ लक्षणा, ये इसके प्रचलन के कारण। और प्रयोजनवती लक्षणा जिसका अर्थ प्रचलित या प्रयोजन युक्त होता है। प्रयोजन का अर्थ का तात्पर्य से लिया जाता है, जैसे गंगा में गांव है तो गंगा में का तात्पर्य है कि गंगा के किनारे, तो वो तात्पर्य शक्ति कि वो कहा तो कुछ गया लेकिन उसका तात्पर्य कुछ और निकल रहा है, तो इसको कहा जाता है कि प्रयोजनवती लक्षणा। उससे अर्थ निस्तृत किया जाए, उससे निकाला जाए कोई अन्य अर्थ, वो हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। अब दूसरा प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा एवं जहद अजहद लक्षणा। जहद लक्षणा का वह लक्षणा जो किसी शब्द के मुख्य अर्थ को पूर्णतः बाधित करता है और एक नया अर्थ प्रदान कर देता है। जैसे कहे कि गैलरी शोर करता है, घी जीवन है, मंच क्रोधित है। इसमें देखे कि गैलरी शोर करता है तो क्या गैलरी शोर कर रहा है? कहे कि क्लासरूम शोर करता है, तो क्लासरूम तो शोर कर नहीं सकता है। वहाँ जो क्लास के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उनके लिए संभव है शोर करना। गैलरी में जो लोग हैं वो शोर कर रहे हैं। घी जीवन है, घी ही जीवन तो नहीं है, लेकिन घी जीवन के लिए कारण कार्य संबंध यहाँ पर स्थापित हो जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि तो इसके घी शब्द का जो प्राइमरी यहाँ जो ये है अर्थ है उसको बाधित करके और बिल्कुल नवीन अर्थ जब दे दे। मंच क्रोधित है, मंच ही तो क्रोधित नहीं, मंच पे लोग बैठे हैं वो क्रोधित है, तो इसको ये जहद लक्षणा कहते हैं। अजहद लक्षणा जिसमें किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित नहीं होता है परंतु मुख्य अर्थ से युक्त अन्य अर्थ भी अभिप्रेरित होते हैं। जैसे काकेभ्यो दधीम रक्षिताम, कौओं से दही की रक्षा करे, तो इसमें कहे कि उसने क्या किया कि कौआ तो नहीं आया, कोई बिल्ली या कोई दूसरा जानवर आकर उस दही को नष्ट कर दी, खराब कर दिया। अब कहा कि आप तो कहे थे कि कौओं से दही की रक्षा करने के लिए, कोई अन्य जीव से तो नहीं, तो उससे तो ये नहीं। वहाँ कौओं के साथ अन्य जीव भी का अर्थ भी उसमें अंतर्निहित है। किसी भी प्राणी से उस दही की रक्षा करनी थी तो यहाँ अन्य अर्थ भी उसमें साथ में शामिल है। वह बाधित कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है उस अर्थ को, लेकिन उसके साथ अन्य अर्थ भी उसमें जुड़ा हुआ है। मुख्य अर्थ से युक्त अन्य अर्थ भी अभिप्रेरित होते हैं, तो वो हो गया अजहद लक्षणा। जहद अजहद लक्षणा जिसमें किसी शब्द का मुख्य अर्थ अंशतः बाधित होता है और मुख्य अर्थ अंशतः अन्य अर्थ से युक्त भी होता है। जैसे कि यह वही व्यक्ति है, यह वही देवदत्त है, ये वही है, ये वही पुरुष है, तो ये वही है, यह तो वह वर्तमान में जिसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और वही हो गया जिसका अतीत में जो कभी देखे थे। तो यहाँ पर तो मुख्य अर्थ को अंशतः बाधित भी कर रहे हैं और अंशतः उसको बाधित बिना किए अन्य अर्थ से युक्त भी उसे कर रहे हैं। जैसे तत्वमसि, वह तू है, तुम परब्रह्म हो, तो यहाँ ये जो तुम शब्द से वर्तमान में जो दिख रहा है उसे अंशतः भी बाधित भी कर रहे हैं, पूर्णतः नहीं अंशतः, और अंशतः अन्य अर्थ भी उसमें जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों में जहद अजहद लक्षणा है होता है। तो भाग त्याग लक्षणा कह सकते हैं। जहद अजहद लक्षणा को भाग त्याग लक्षणा भी कहा जाता है। भाग पार्शियली उसका अर्थ को त्याग किया जाता है और पार्शियली उसमें अन्य अर्थ भी शामिल हो जाता है। फिर आगे देखते हैं गौणी एवं शुद्ध लक्षणा। ये जो गुण के समानता के आधार पर लक्षणा हो वो गौणी लक्षणा है। जैसे कहते हैं कि किसी को कहे कि मनुष्य तो बैल है, तो बैल है का मतलब कि क्या सच में वो बैल है? नहीं, उससे मिलता जुलता कोई गुण है, कोई ऐसा गुण उसको कह सकते हैं कि उसके समान मेहनत उसे करना पड़ रहा है, तो उससे कोई ऐसा गुण, तो गुण के आधार पर जब समानता करे उसे लक्षणा कि कह रहे हैं बैल लेकिन बैल नहीं कह रहे हैं, बैल वाला कोई गुण के आधार, उस गुण के कारण उसको कह रहे हैं, उसका कोई अन्य अर्थ हो, तो वहाँ हो गया गौणी।
और दूसरा है कि शुद्ध लक्षणा, जो कारण कार्य संबंध पे आधारित हो जाता है। जैसे घी जीवन है, तो यहाँ कारण कार्य संबंध इसमें दिख रहा है कि घी को जीवन कहने का तात्पर्य हुआ कि वो गुण के आधार पर नहीं, घी और जीवन के गौणी माने गुण के आधार पर, गुण की समानता के आधार पर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि घी पर जीवन, घी के कारण जीवन में उसको नर्चर किया जा सकता है घी के द्वारा, तो इसलिए उसे शुद्ध लक्षणा, मतलब कॉजल रिलेशन पे आधारित जब लक्षणा हो तो शुद्ध लक्षणा कहलाएगा। फिर आता है उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा में अब जैसे कि कहते हैं कि कुदाल आ रहा है, तो कुदाल आ रहा है तो कुदाल ही नहीं आ रहा है, कुदाल को लाने वाला आ रहा है। रिक्शा आ गया, तो रिक्शा आ गया तो रिक्शा वाला लेकर आ गया उसको, तो कोई लेकर उसके किसी के द्वारा उसको लाया जा रहा है, तो उसको उपादान लक्षणा कि वह इसमें कोई अन्य अर्थ उसमें अंतर्निहित है कि वह वस्तु स्वयं नहीं आ रहा है, उसे कोई और ला रहा है, तो यहाँ उपादान लक्षणा है। लक्षण लक्षणा जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उस शब्द के मुख्य अर्थ का पूर्णतः त्याग करता है, बल्कि अन्य अर्थ को लेता है, अन्य अर्थ लक्षण लक्षणा कहलाता है। अब जैसे बंगाल बहादुर है, तो बंगाल राज्य तो बहादुर हुआ नहीं, वहाँ के लोग बहादुर हैं, तो इसमें पूर्णतः उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके, उसको हटाकर रिप्लेस करके कोई नया उसमें अर्थ उसमें डाल दे रहा है। मुख्य अर्थ एक राज्य से है बंगाल, तो ये राज्य अमूर्त है, उसको ये बाधित करके कोई अन्य अर्थ उसमें डाल दे रहा है, तो ये हो जा रहा है लक्षण लक्षणा। अब आगे आते हैं सारोपा एवं साध्य वासना लक्षणा। तो सारोपा लक्षणा, अब जैसे कहे कि अन्न ही ब्रह्म है, भोजन ही ईश्वर है, तो भोजन ही ईश्वर है, तो यहाँ पर तो कारण कार्य संबंध यहाँ है, तो भोजन को ये जो अर्थ है उसको हम बाधित नहीं कर रहे हैं, बिना बाधित किए उसमें एक अन्य अर्थ जोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन का मुख्य अर्थ को बाधित कर दिए, मुख्य अर्थ वही है, लेकिन उसमें ईश्वरत्व भी मान लिए, क्योंकि भोजन पे जीवन हमारा डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया सारोपा लक्षणा। साध्य वासना लक्षणा, जिसमें आरोपित या अपेक्षित शब्द आरोप्य या आपेक्ष जो मूल शब्द के अर्थ अभिधा को पूर्णतः निगल जाता है और अन्य अर्थ अभिव्यक्त करता है। जैसे कंटक शोधन अधिकारी, कांटों को नष्ट करो, कंटक शोधन। तो कंटक शोधन का ये प्राचीन काल में इसे कंटक शोधन अधिकारी कहा जाता था, पुलिसकर्मी लोगों को। तो क्रिमिनल्स को नष्ट करो, समाज के जो शत्रु है, जो असामाजिक तत्व है, उसको ख़त्म करो। कांटों का मतलब है असामाजिक तत्वों को नष्ट करने वाले। तो यहाँ ये कांटा शब्द का अर्थ को गुलाब का पौधा का कांटा नहीं, उसका अर्थ है दुश्मन है। तो का कंटक शोधन, कंटक को नष्ट करना, कांटों को नष्ट करना मतलब दुश्मनों को नष्ट करना। तो यहाँ पूर्णतः उसका कांटा शब्द का जो मूल अर्थ है उसको पूर्णतः निकल गया और कोई अन्य अर्थ उसमें चला गया, तो वह हो गया साध्य वासना लक्षणा। अब रहता है व्यंजना। व्यंजना के बारे में फिर हम लोग कल आगे की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही।